अस्सलाम वालेकुम। आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं इकबाल शाहिद। आज भी टॉप स्टोरीज में ईरान पर अमेरिका और इसराइल का हमला ही रहेगा और आज बात करेंगे कि जंग के बाद अगर इन केस उसी शराइत पर जिस तरह ईरान ने अपनी शराइत पेश की हैं कामयाब हो जाता है तो आइंदा सुपर पावर दुनिया का कौन होगा। और फिर अमेरिका इस जंग को ऐसे ही जाने देगा क्योंकि उसके इस खित्ते में मफादात, मिडल ईस्ट में उसकी सारी सुपरमेसी कहाँ जाएगी, क्योंकि इस वक्त मिडल ईस्ट की जो हुक्मरान है वहाँ बादशाहत है और उनको भी ये सूट करता है कि अमेरिका उनकी सरपरस्ती करे। कुछ लोग इस पर यह भी बात करते हैं कि इस जंग में काफ़ी सवालात उठाए हैं कि सऊदी अरब, कतर, यूएई और इस तरह की रियासतें जिनको अमेरिका सरपरस्ती भी करता था, प्रोटेक्शन भी देता था और उसके एवज़ उनसे भारी जुर्माना भी वसूल करता रहा है, क्या ऐसे ही ऐसे कस्टमर को जाने देगा? इस पर हमने बात करनी है। और फिर ये भी बात करनी है कि पाकिस्तान इस जंग के बाद कितना मुतासर हुआ है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, स्ट्रेटजी और पाकिस्तान के अवाम पर इसके असरात। आबना हुर्मुज़ मुस्तकबिल का एक ऐसा यानी मौजू होगा जहाँ पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया की इकानमी को डिस्कस किया जा रहा है। क्या इसके अलावा भी कोई दूसरे रास्ते इख्तियार किए जाएंगे? पाकिस्तान में जो तेल और डीज़ल की कीमतें, इस पर बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं और हुकूमत को एक ऐसा तौर पर पेश किया जा रहा है कि जिस तरह जंग हुकूमत की आमदनी और अवाम के इस्तेहसाल के लिए इस्तेमाल की जा रही है। जब कहा जाता है कि आपने हुर्मुज़ में पाकिस्तान जहाज़ बिला रोक टोक 18 की तादाद से गुजर भी गए हैं और पाकिस्तान को कोई परेशानी भी नहीं है, तो इस जंग के बाद पूरी दुनिया में कुछ ममालिक ने रिलीफ भी दिया है और कीमतें भी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी, लेकिन पाकिस्तान में तेल और पेट्रोल ने, उनकी कीमतों ने पाकिस्तान मईशत को बिल्कुल एक इस सतह पर पहुँचा दिया गया है कि आम आदमी बहुत ज़्यादा मुतासर है। वज़ीर पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ाने के बाद कुछ कीमतें कम की हैं। क्या सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन कीमतों में भी सर्वाइव किया जा सकेगा और क्या हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त है? ये हैं हमारे सवालात। हमारे साथ मौजूद होंगे ब्रिगेडियर गज़नफ़र सैयद साहब, रफ़ीउल्लाह नियाज़ी साहब और मियाँ सैफ रहमान साहब। वेलकम टू द शो। मियाँ सैफ रहमान साहब, आगाज़ करते हैं आपसे। सिचुएशन आपको पता है कि तकरीबन 1 महीना से ज़्यादा होने को है कि एक ऐसी जंग जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ईरान ने कभी किसी मुल्क पर हमला नहीं किया, लेकिन अमेरिका साहब बहादुर ने ईरान के ऊपर हमला करके पूरी दुनिया का जो इक़्तिसादी ढांचा तबाह बर्बाद कर दिया। यानी अपनी सुपरमेसी कायम करने के लिए जहाँ उसने ईरान पर हमला किया है वहाँ लगता यह है कि पूरी दुनिया के ऊपर ही हमला हो गया है। क्या कहते हैं? यकीनन मैं 100% आपके, बल्कि आपने इब्तदाइया बहुत अच्छा पेश किया कि क्या सुपर पावर इसके बाद कौन बनेगा, या इन ममालिक के साथ जो तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा था गल्फ़ के ममालिक को, क्या वो तहफ़्फ़ुज़ भी बरकरार रहेगा, क्या वो अपनी चौधराहट कायम रखेगा और फिर इनको हाथ से जाने कैसे देगा? बड़ा अच्छे माशाल्लाह सवाल है ये। यकीनन मेरा ख्याल है कि इसमें देखें, अगर आप इकबाल शाह साहब बड़ा मुताला करते हैं तारीख़ का, माजी की बहुत बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन, तहजीबें हुई हैं, एम्पायर्स हुई हैं, सल्तनतें, बाज़ औक़ात मुअर्रिख़ एक यूनान की तहजीब का जिक्र करते हैं कि जी वो इतने अरूज पे थी। वैसे तो रोमन सल्तनत भी पहले ग्रीक, लेकिन वो इतनी अरूज पे थी कि कहते हैं कि एक आम किसान बात का बता देता था। ये मिसाल है, यानी वो आज भी उसकी मिसाल कि जी मलकुल मौत इस वक्त कहाँ पे है, यानी कि इसके बारे में ये तरक्की याफ्ता का ये वो तहजीब कहाँ गई, वो मुमलकतें कहाँ गई, वो सल्तनतें कहाँ गई। तो सल्तनतों के जब ज़वाल आते हैं तो उनके अंदर कई ट्रम्प पैदा हो जाते हैं, कई फिर नजायज़ वो पैदा हो जाते हैं। जी हाँ, असबाब पैदा हो जाते हैं। और इसी तरह जिन कौमों को अल्लाह सुरखरू करने पे आए, पाकिस्तान के बारे में ठीक है हमारे यहाँ पॉलिसी भी गलत रही और किस तरह इक़्तिदार की खिलवाड़ होते रहे, यहाँ म्यूज़िकल चेयर्स होते रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मई 2025 में पाकिस्तान सुरखरू हुआ तो वो भी अल्लाह ताला ने वो एक अरूज और ज़वाल का वो जो एक पूरा सिस्टम है उसमें इस कौम को पसमानदगी से निकाला, पसमुर्दगी से निकाला और इज़्ज़त मिली। आगे हम किस तरह उसको कंसोलिडेट कर सकते हैं, ये तो अब हमारी कौम के और हमारे लीडर्स पे मुनसर है। इसलिए अमेरिका ने वो जो ठीक है उसके पास बेपनाह ताकत है, वसाइल हैं, दुनिया में उसके बहुत सारे वैसल स्टेट्स हैं, जैसे आपने भी बताया कि सऊदी अरब हुआ या बाकी दीगर स्टेट्स उसके ज़ैली रियासतों की तरह
चलते रहे, लेकिन अब वो जैली रियासतों को के साथ उसका जो रिलेशनशिप था वो भी तो डैमेज हुआ ना। उसने इस जंग में वो उस अपने रिलेशनशिप को भी तबाह किया, गो कि अभी वो माल पानी पकड़ने की कोशिश में है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में भी आप देखें ना, अपनाए हुर्मुज़ को तो सारी अमेरिका को 2 से 5% सारी डिपेंडेंस है, जरूरत ही नहीं। अब वो 13 मिलियन बैरल ऑयल किसी ज़माने में मंगाता था अपने हुर्मुज़ के ज़रिए, खुद तो अब उसको 2% भी उसका इन्हिसार नहीं है। यहाँ भी वो माल पानी पकड़ने के चक्कर में एक चौधराहट के लो जी हमने अपना हुर्मुज़ खोल दी और गल्फ वालों को कहा दिया आपके लिए खोल दिया। अक्सर इस वक्त सूरत हाल जो नज़र भी आती है और लोग डिस्कस भी करते हैं कि इस जंग को पूरी दुनिया में पसंदीदगी से इसलिए नहीं देखा जा रहा। नेटो इससे आपको पता है डिस्टेंस कर रहा है, फ्रांस के बयानात हैं, यूके के बयानात हैं, ऑस्ट्रेलिया के बयानात हैं और कनाडा के बड़े सख्त बयानात हैं। इवन इटली की वज़ीर-ए-आज़म ने इस पर बड़ी और उनके जो जी बिल्कुल बात की है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका का जो ये प्लानिंग के तहत और बहुत बड़ी एक आप कह सकते हैं इससे पहले उन्होंने काफ़ी वर्क किया होगा कि इस जंग के ऊपर, क्योंकि जब मुज़ाकरात भी हो रहे थे तो जंग की गई, ठीक है। अमेरिका क्या इस हाथ से जाने देगा? नहीं, मेरा ख्याल हाथ से ना जाने देने के लिए ये सब कुछ हो रहा है ना जी। कोशिश तो यही है। मैं जैसे अभी अपनाए हुर्मुज़ का भी कह रहा हूँ, अपनाए हुर्मुज़ का भी वो इसलिए कि जी मैं चौधरी हूँ, देखे जी मैंने खुला दी और आपको गल्फ स्टेट्स को जो उस पर ज़्यादा इन्हिसार करते हैं आपके लिए, और लाएँ जी मुझे बिल तो वो पहले भी दे चुका है, एक बिल मजीद देगा। उसके लिए तो ये रियासत जो जैली रियासतें हैं ये तो उसका पुराना प्रोग्राम गेम प्लान ही है। शामिल करते हैं नई साहब। जी सर। सवाल ज़ाहिर है कि जो रोज़ाना आपको पता है कि हमारे रोज़ाना तज्ज़िये बदलते रहते हैं और ये इत्तेफाक नहीं है, इसके पीछे अमेरिका की वो क़यादत है जो इत्तेफाक से इस वक्त पूरी दुनिया उसका सामना कर रही है। एक 79 साल बूढ़ा, दूसरा 76 साल इसराइल का वज़ीर-ए-आज़म, ये दोनों मिल के किसी बात को मान नहीं रहे। और फिर ये है कि वो अपने तौर पर वहाँ का कुछ सिस्टम ऐसा है कि जो प्रेसिडेंट जो है हुक्म देता है या करता है वो हो जाता है, ना पार्लियामेंट को वो वक़्त देता है, ना आपने देखा कि उनकी कोई इस तरह के जो वो रोज़ाना के बयानात बदलता है। कभी उसने कहा जी आपने हुर्मुज़ 24 घंटे में हम खुला देंगे, कभी कहता है जाओ जाके खोल लो, कभी कहता है जी ईरान के साथ का तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर हम तबाह कर दिया। ये तो उसने अक्टूबर में भी कहा 2025 में। तो फिर जंग किस चीज़ की जगह लड़ रहा है वो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया इकबाल शाहिद साहब। मैं ये गुजारिश करूँगा कि मैं तो ट्रंप को सीरियस नहीं लेता, वो नॉन सीरियस एक पर्सनैलिटी है। देखें पहली दफ़ा हुआ है कि इस फैसले से जो इसने फ़ैसला लिया ये ईरान के साथ जंग का, उसमें उसकी आवाम जो उसके ख़िलाफ़ हो गई है। और मेरे ख़्याल में कोई तकरीबन ये लास्ट वीक में ये अमेरिका के अंदर तो मुजाहरे हुए नो किंग्स नो टायरेंट्स, कि हमें बादशाह नहीं चाहिए, हमें जाबर हुक्मरान नहीं चाहिए, हम जमहूरियत को पसंद करते हैं, जमहूरी फैसले होंगे, पार्लियामेंट फैसला करेगी। और उसमें यह है कि डायस्पोरा जो अमेरिका का है वो भी डिफरेंट, पूरी दुनिया में उन्होंने जो है ना एहतजाज किया है। ये बात दुरुस्त है कि उसने यू टर्न के जुम्मा बाजार लगा रखा है। आज एक बात जो कहता है ट्रंप, कल उससे दूसरी बात कर देते उसे यू टर्न ले लेता है। ये काबिल एतबार नहीं है शख्स है। बल्कि मैं इसको एक ये बात दुरुस्त है कि जिस तरह अली खामनाई मरहूम शहीद ने कहा था, मैं ये ऑपरेशन मैडमैन ने दुरुस्त कहा था। अब हम आ जाते हैं, आपका जो प्रिंसिपल जो क्वेश्चन ये था या टॉपिक ये कैप्शन कि अब न्यू जो सुपर पावर कौन होगी। मैं आपको पीछे ले चलता हूं, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई उस वक्त बरतानिया तक, पहली तो बात यह है कि फर्स्ट वर्ल्ड के वक्त दो निज़ाम थे, एक इंपीरियलिज्म था, एक थेरोटेरिज्म था। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार आई उसके बाद उसके असरात क्या हो कि बरतानिया कमज़ोर हो गया, हंगरी ख़त्म हो गया और फिर वो आहिस्ते आहिस्ते कॉलोनिज्म आ गया। जब सेकंड वर्ल्ड वार आई तो फिर क्या हुआ कि अथॉरिटेरिज्म जर्मन तबाह हो गया और उसमें एक कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी ने जन्म ले लिया। और हम देखते हैं कि 1947 में पूरी दुनिया जो उसकी गुलामी में थी यूके वो आज़ाद हो गई। अब जो ये जो जंग इसको मैं मिनी वर्ल्ड वार कहता हूं, ऐसी जंग जो एक से ज्यादा मुल्क जिससे मुतासर हो डायरेक्ट जिसकी जंग हो उसको आप वर्ल्ड वार ही कहेंगे। देखें उसमें सारा साउथ एशिया आ गया, उसमें गल्फ आ गया और उसके असरात ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया की जो इकॉनमीज है उसको उसने शेक कर दिया है। मैं फिर गुजारिश करना चाहता हूं, ये बात दुरुस्त है मियां सैफ रहमान साहब के 20%
जो तेल है, जो वाटर वे है, वो स्ट्रेट ऑफ हरमस तो है, 80% जो है वो गल मंडेब तो है, वहां भी हूसी बागी, वहां भी हिजबुल्लाह वो सारे एक्टिवेट हो गए, वो भी बंद हो चुका है। देखें इसका जो असरात है वो सबसे पहले मेरा ख्याल है जो थर्ड वर्ल्ड के कंट्री है या जो नॉन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है उस पर ज्यादा पड़ा है। आपके सामने है कि वो जो उस पर सैंक्शन थी कि वो रशिया ईरान से तेल नहीं खरीद सकता, उसने खरीदा। जरा ब्रिगेड साहब कुछ बिजी हैं कहीं। ब्रिगेड साहब अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो ब्रिगेड साहब इस वक्त जाहिर है मौजू तो फिर एक ही है, तो आप एक दूसरा मौजू भी शुरू हो गया है कि यूएई ने पाकिस्तान से अपने जो उन्होंने $3 बिलियन दिया था उसको बड़ा सख्ती से ये 19 अप्रैल तक वापस करें, उसके अब कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हैं। लेकिन हम असल आज हम आगाज़ जो कर रहे हैं वो ये है, ये जंग जो बिला वजह सदर ट्रंप ने इस दुनिया के ऊपर मसलत की है और ईरान पर बिलखसूस, अगर ये चलती है और ईरान इसमें सर्वाइव कर जाता है तो आइंदा दुनिया का सुपर पावर कौन होगा? थैंक यू वेरी मच बादशाह। पाकिस्तान ने वैसे फैसला कर लिया है, वो $3.5 बिलियन जो है वो जो आपके देने $2 बिलियन है उसका कंसिस्टेंट है। मेरे ख्याल 17 अप्रैल तक वो वापस करने और एक एडिशनल 1.23 बिलियन है जो बॉन्ड की मैच्योरिटी यूरो बॉन्ड की, वो उस यूरो बॉन्ड की मैच्योरिटी पे वापस करने। पर अच्छा है पाकिस्तान वापस कर दे तो बहुत रोज की ब्लैक तंग आ जाएगा, तो उसका इफेक्ट तो पाकिस्तान की आवाम को बर्दाश्त करने पड़ेगा ही, क्योंकि अय्याशी तो किसी और ने की है। पूछे जाए वो $2 बिलियन है। नहीं, ये बात ठीक है, लेकिन ये तो हमें काबिल फख्र, लेकिन क्या पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जिसका हम डंडोरा पीटते हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त बड़े ऊपर नंबरों पर जा रही है, यूएई के साथ हम उसको एंगेज इस टाइम पर क्यों नहीं कर सके? नहीं, यूएई के साथ आप अपने फॉरेन पॉलिसी के सारे कंट्रोल रिलेट नहीं कर सकते ना, क्योंकि यूएई एसोसिएटेड है इजराइल के साथ। आपको पता है कि उन्होंने यमन के सऊदी अरब के खिलाफ एसटीसी को हथियार दिए थे यमन में, और सऊदी अरब ने फिर वहाँ फायरिंग की थी। तो यूएई की फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान के साथ नहीं है। यूएई तो इस वक्त इजराइल की प्रॉक्सी बना हुआ है और अमेरिका की प्रॉक्सी बना हुआ है। अभी कल जो उनके प्रेसिडेंशियल एडवाइजर अनवर गगोश, उसकी परसों की स्टेटमेंट है, उसने कहा कि जी हम ईरान को जो दिया जा रहा है, इराक को जो स्ट्रेटेजिक रोल दिया जा रहा है या वो स्ट्रेटेजिक पार बन गया या बड़ी पार बन गया, तो वील हैव टू हैव डीपर एंगेजमेंट विद वाशिंगटन। यानी अभी भी वो जाके अमेरिका के तलवे चाटेंगे, क्योंकि उनको इजराइल जो है वो उनको डिक्टेट करता है। तो वो तो सिर्फ फॉरेन पॉलिसी वन साइडेड नहीं होती ना, टू साइडेड होती है। तब वो उसकी वजह ये है कि उन्होंने जब वहाँ पे अपना सऊदी अरब में और वहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, पाकिस्तान भी था, टर्की भी था, और सारे वहाँ पे जब जो एलानिया था उसके अंदर यूएई चाहता था कि ईरान को कंडेम किया जाए, ईरान को उसमें शामिल किया जाए एलानिया में, और ईरान ने जो कुछ किया उसके अटैक को, तो वो पाकिस्तान ने उससे इनकार कर दिया। फिर जब दोबारा उन्होंने जोर लगाया उसमें टर्की और मिस्र भी पाकिस्तान के साथ शामिल हो गए, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा ये तमाम चीजें जो आपको इफेक्ट है वो नजर आ रहे हैं। कि फिर उन्होंने कहा कि जी आपकी जो लोगों की आपके जायदादें हैं वो हम जब्त कर देंगे, ये कर देंगे। वो तो पाकिस्तान ने कानून फैसला किया ये पैसे वापस करने का। नहीं, अगर आप पैसे वापस कर भी देते हैं, वजह यह है कि इसका मतलब तो फिर यही है ना कि हम नाराजगी से पैसे वापस करेंगे, और ये है कि हम उनके पैसे वापस कर रहे हैं, हमने लिए हुए थे, देने चाहिए थे, लेकिन इसका मतलब है तल्लुकात का वो जो रोमांस तो नहीं रहेगा। 33 लाख बंदा वहाँ काम कर रहा है। सर अपना फॉरेन पॉलिसी में रोमांस नहीं होता, फॉरेन पॉलिसी में इंटरेस्ट होते हैं। सऊदी अरब का अपना जो यूएई है वो कोई आपका बड़ा भाई नहीं है, छोटा भाई नहीं है, वो अरब है, उनके अपने इंटरेस्ट है। उनके इंटरेस्ट है इजराइल के अंदर, उनके इंटरेस्ट है अमेरिका के अंदर। पैसे उन्होंने अमेरिका में इन्वेस्ट किए हुए जाती पैसे जो है, बाकी वो इजराइल के साथ जो है जो वहाँ से जो कुछ चीजें आती है वो उसके ऊपर ज्यादा खुश होते हैं। तो बात यह कि ये फॉरेन पॉलिसी के कंटूर होते हैं कि याद रखिएगा ये कभी स्टैटिक नहीं होते, दे आर ऑलवेज चेंजिंग। ये बड़े अपना अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड सिचुएशन चेंज होते हैं। एक दिन आपका एक दोस्त है, अगले दिन हो सकता है वो आपका दुश्मन हो। इसमें कोई रिलीजन कोई काउंट नहीं करता है कि क्योंकि वो भी वो तो आप मुल्कों की तरह होते हैं, लेकिन यूएई के साथ हमारा यानी उसकी जो बना है यूएई उसकी शुरू इब्तदा के साथ साथ हम पाकिस्तान के तल्लुकात चलते रहे, और पाकिस्तान ने $1 ट्रिलियन या $1 बिलियन कह लें वहाँ इन्वेस्टमेंट की हुई है। ये तो बात आसान तो नहीं है, हमारा फॉरेन रेमिटेंस आसान तो नहीं है, लेकिन एक बात सब अफगानियों को 40 लाख अफगानियों का बोझ आपने उठाया, तो क्या उन्होंने आपके एहसान को मान लिया?
क्या वो आपकी बात को मानते हैं? आपके साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और कहते हैं कि हम तो दहशतगर्दी को सपोर्ट करेंगे। तो ये इवॉल्विंग चीजें हैं। ये चलो अब ईरान की तरफ आते हैं कि ईरान की जंग में अब अमेरिका लास्ट एंड कहाँ तक जाना चाहता है, क्योंकि सुना यह है कि उनके वो जो एयरक्राफ्ट हैं जो बहुत ज़्यादा खतरनाक मटेरियल लेके किसी मुल्कों की तरफ जाते हैं वो इनएक्टिव हो गए हैं, और क्या वो आखिरी हद तक वो ऐसा भी मिस एडवेंचर कर सकता है? बात यह है कि इस वक्त तो सिचुएशन ईरान की, अभी आपने देखा कि अमेरिका ने 48 आवर्स का कहा था कि हम जंगबंदी करते हैं, ईरान ने मानने से इनकार कर दिया। इसलिए अभी कोई 8 के करीब ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आए हैं रशिया से, जिनके अंदर S-500 सिस्टम है, और S-500 सिस्टम जो है एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो इसमें सबसे ज्यादा मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम है, जो न सिर्फ टारगेट एक्विजिशन की कैपेबिलिटी रखता है बल्कि उसके अंदर इवन जो आपका जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है उसको डिटेक्ट करने की भी कैपेबिलिटी है। इसी तरह ईरान ने एक रडार दिया है, अपना चाइना ने एक रडार दिया हुआ है RD-2B-YB चाइना को, जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को 350 किलोमीटर से ट्रैक। आपको पता है F-35 एक गिराया है, 2 हेलीकॉप्टर गिराए हैं, और आज फिर कोई एक A-30 से एक A-6 गिरा है जिसके मलबे की तलाश जारी है। अमेरिकन भी तलाश कर रहे हैं, ईरान भी तलाश कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरह अमेरिका अपनी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी बढ़ाता जा रहा है, और अभी देखना कि जो खबरें हैं वो ये है कि बहुत सारे ग्राउंड ट्रूप्स मूव कर रहे हैं, जिसमें एयरबॉल डिवीजन की बात हुई थी, मरीन डिवीजन मरीन की बात हुई थी, और बहुत सारे अपना एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी हवा में हैं, रिफ्यूलर भी हवा में हैं, एयरक्राफ्ट भी मूव कर रहे हैं। तो इस सिनेरियो में लगता तो ये है कि अमेरिका, और आपको पता है अमेरिका के अंदर 10 जनरल भी सैक कर दिए, आर्मी चीफ को सैक कर दिया है, और उसको सैक करने का मकसद ये है कि वो ग्राउंड ऑफेंसिव जो है उसकी मुखालफत कर रहे थे पीट हेगसेट ने और ट्रम्प ने। तो बात ये कि वो सोच तो रहे हैं ग्राउंड ऑफेंसिव करें, अब हमने ये देखना है कि वो ग्राउंड ऑफेंसिव किस टेक्निक से करते हैं, क्योंकि अगर तो आपने आइलैंड पे अपना करना है तो आपको कहीं बीचर बनाना होता है, आपको कहीं बेस चाहिए होता है। क्या वो बेस सऊदी अपना UAE बनेगा, या वो बेस बहरेन बनेगा, या वो बेस, उसके बाद फिर आप अंदाजा लगा सकेंगे कि ईरान किस तरह रिएक्ट करेगा। लेकिन इस वक्त तक की जो सिचुएशन है उस पर आप कैटेगोरिकली आप एक चीज कह सकते हैं कि अगर आप किसी वक्त अमेरिका को सुपर पावर समझते थे तो मेरी नजर में अब वो सुपर पावर नहीं रहा है। उसकी 2 वजह है। उसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि अमेरिका ने इस वॉर के लिए, जैसी भी ये वॉर है, इसके लिए जो अपने मिशन ऑब्जेक्टिव सेटल किए थे वो 3 मिशन ऑब्जेक्टिव थे, रिजीम चेंज, न्यूक्लियर, मिसाइल, वो पूरे नहीं हुए। और जब भी किसी पावर की एप्रिसिएशन के मुताबिक, थ्रेट परसेप्शन के मुताबिक आप अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकते, इसका मतलब है यू आर डिफिसिट। अब जो बकवास करता रहे उसके मुंह में तो बवासीर है, वो जो मर्जी कुछ कहता रहे उसको कौन चेक करने वाला, वो झूठ बोले, वो शेखिया मारे, वो ब्रैग करे, वो जो कुछ मर्जी करे, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि ही इज द कैरेक्टरलेस मैन। एक आदमी होता है जिसका कोई मॉरल कैरेक्टर होता है, वो कम वो शख्स है जिसका कोई मॉरल कैरेक्टर नहीं, तो वो झूठ बोलता रहे कि हमने ईरान, वो कहता है हमने ईरान की एयरफोर्स तबाह कर दी। वो यार ईरान की तो एयरफोर्स थी नहीं, ईरान ने कौन सा जहाज उड़ाया आप मुझे बताएं। MiG-29 एजिस होल्डर के जहाज उनके पास हैं जो ऊपर जा ही नहीं सकते। उन्होंने तो इस पूरी जंग को मिसाइल वॉरफेयर में तब्दील कर दिया, और मिसाइल वॉरफेयर इज मोर चीपर देन एरियल वॉरफेयर। अमेरिका एरियल वॉरफेयर लड़ता रहा है, उन्होंने इसको मिसाइल वॉरफेयर में तब्दील कर दिया, उन्होंने पूरी जंग को एसिमेट्रिक एंड्योरेंस वॉर में तब्दील कर दिया। तो बात यह है कि ईरान ने जो कुछ नुकसान पहुंचाया है, जो कुछ तलबीब में हुआ है, या जो कुछ हाइफा में हुआ है, जो कुछ बीरशिबा में हुआ है, उसके साथ साथ आप देखिएगा कि जो प्रॉक्सीज है ईरान के साथ, जिसमें हिजबुल्लाह भी है, जिसमें अपना हुतीज है, वो भी सारे आपको एक्टिव नजर आते हैं। परसों हुतीज ने बीरशिबा का जनाजा निकाल के रख दिया। तो बात यह है कि इस हालात में तो अभी तो वॉर के अंदर 2 चीजें होती है, एक होती है आपकी अल्टीमेट विक्ट्री, एक होती है कि मिड वे विक्ट्री होती है, जिससे अपनी आप पॉलिसी या स्ट्रेटेजी की सही होने का या गलत होने का अंदाजा लगाते हैं। तो इस वक्त तो मिड वे विक्ट्री में अगर आप मीडियम अपना दरमियान की विक्ट्री लेवल पे देखें तो वहाँ पे ईरान की स्ट्रेटेजी है वो कामयाब नजर आ रही है। और अमेरिका ने जो कुछ किया है उसके ऊपर उसको जो कुछ हुआ, यानी जितने बेसिस आपने मिडिल ईस्ट में किस लिए बनाए थे, फूल जमा करने के लिए नहीं बनाए थे ना, वहाँ कोई डांसिंग क्लब बनाने के लिए तो नहीं बनाए थे। बेसिस तो आपने इसलिए बनाए थे कि उनको इस्तेमाल करेंगे अपनी ताकत को जनरेट करने के लिए। तो वो तो ताकत जनरेट होने के बजाय तो टारगेट बन गया ईरान का। अब आपने फिर खरीद खारिद कर दिया,
वहां पे जो है इराक से पूरे का पूरा जो नेटो का था वो जॉर्डन के रास्ते निकल गया, यूएई के जो बेस है अल अजीज एयर बेस है वो खाली हो रहा है। तो बात यह है कि बड़े बड़े जहाजों का, बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स का, ट्रंप ने खुद ही बयान किया है ना कि इब्राहिम लिंकन को किस तरह ईरान ने मारा है। मैंने तो नहीं कहा, उस जगह जी 100 प्रोजेक्ट ला के पढ़े इब्राहिम लिंकन तो हमारा खराब हो गया। तो बात यह है कि इस स्ट्रेटेजी से इस वक्त आप देखेंगे तो ईरान एक एडवांटेजियस पोजीशन पे खड़ा नजर आए। मैं नहीं कहता कि ईरान ने बहुत बड़ी विक्ट्री हासिल कर ली है, बट ईरान है अपर एज और उस अपर एज को वो इस्तेमाल कर रहा है। तो अब जो दुनिया में आने वाले दिनों में अमेरिका इज नॉट गोइंग टू बी अ सोल सुपर पावर। इसका मतलब ये है ब्रिगेड साहब कि ये तो नजर आ भी रहा है, लेकिन इसके जो आगे आफ्टर शॉक्स होंगे, मसला ये है कि ये जो मिडल ईस्ट की जो बादशाहतें हैं इन पर भी इस जंग का असर तो पड़ेगा, क्योंकि जल्द या बदेर ये सिस्टम के ऊपर कुछ लोग तो सवाल उठाएंगे या हो सकता है अदरवाइज हो जाए। जी असर तो पड़ना चाहिए, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो इसमें एक तो आपकी यूनिपोलैरिटी खत्म होगी, मल्टीपोलर लिंक्स ऑफ पावर बन गए, मल्टीपोलर नॉब्स बन गए, जिसमें ईरान और चाइना, अपना चाइना और करेक्टर और रशिया का जो इम्पोर्टेंस है वो आपको उभरती हुई नजर आ रही है। उसके साथ साथ मिडल ईस्ट के अंदर जो मिडल ईस्ट की डिपेंडेंस थी अमेरिकन सिस्टम पे वो खत्म हो गई। दूसरी चीज है इस वक्त अमेरिकन सिस्टम चेक हो रहा है, अमेरिकन सिस्टम कंपेयर हो रहा है विद चाइनीज सिस्टम, स्विच हुआ है अगेंस्ट द चाइनीज सिस्टम एंड अगेंस्ट द रशियन सिस्टम। और रशियन सिस्टम और चाइनीज सिस्टम जो है वो प्रीडोमिनेंट नजर आ रहे हैं अमेरिकन सिस्टम ऑफ म्यूनिशन के मुकाबले में। ठीक है, यानी जो उनको काउंटर कर रहा है अमेरिकन के F-35 को, वो चाइनीज सिस्टम है। चाइनीज ने जो ईरानियन को इतनी जो इंटेलिजेंस एक्विजिशन की कैपेबिलिटी दी है, जिसमें उन्होंने एक अपना बहुत बड़ा जहाज जो है जो इंटेलिजेंस एक्वायर करता है, लियोनिड 1 उसको कहते हैं, वो गल्फ ऑफ अदन में डिप्लॉय किया हुआ है। फिर उनको रडार सिस्टम दिया है, रशिया उनको S-500 दे रहा है, और इसके साथ साथ जो मिसाइलों की खेती को जा रही है, जो उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल दी है, जो मनूरेबल री एंट्री व्हीकल MRV जो कहते हैं, जिसकी स्पीड जो है 20 से 22 मैक होती है, और जो गालबन ईरान ने परसों फायर भी किया है। एक बहुत बड़ा हथियार ईरान ने परसों फायर किया तल अवीव के ऊपर। उसके बाद जो क्लस्टर बॉम्ब की टेक्निक है जो अमेरिकन नहीं है, जो 100% ईरानियन डेवलपमेंट है, और उसकी टेक्नोलॉजी या नॉर्थ कोरिया की मिसाइल से आती है, रशियन मिसाइल से आती है। तो ये तमाम चीजें जो आप देख रहे हैं, हाँ F-35 अमेरिका के पास है, इजराइल के पास है, वो F-35 और उससे आगे, लेकिन आप अगर S-500 डिप्लॉय हो गया और जो हो जाएगा 2-3 दिनों में, तो मेरा ख्याल ये जो एयर डोमिनेंस अमेरिका और इजराइल देख रहे हैं, इस पे भी बहुत बड़ा चेक आएगा। तो वो जो ईरान की जो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि स्ट्रेटेजी जो है और जो उनकी टेक्निक ऑफ वॉर है लड़ने की, उसमें जो उनका स्ट्रेटेजिक एम था, जो ऑपरेशनल एम था, जो टेक्टिकल एम था, वो उन्होंने अचीव कर लिया। देखिए ना, एक जो अपना स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है, तो वो कौन कंट्रोल कर रहा है? वो तो ईरान कंट्रोल कर रहा है। तो अगर ईरान कंट्रोल कर रहा है, हालांकि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक आप इंटरनेशनल वाटर्स में लेवी नहीं लगा सकते, ये गलत बात है कि जी आप जहाजों से पैसे वसूल कर रहे। दुनिया का एक मैरीटाइम लॉ है, और मैरीटाइम लॉ ये कहता है कि इंटरनेशनल वाटर से जो जहाज गुजर रहे हैं उनके ऊपर कोई टैक्स आईजीए किया जाता है किसी मुल्क की तरफ से। लेकिन वो आने वाले दिनों में देखिए उसका क्या कोई कंसोर्शियम बनता है, कोई 4-5 मुल्कों का कोई वो बनता है, तो ये चीजें हैं उसके हिसाब से। लेकिन आज जो भी चीज हो रही है वो ये है कि ईरान की जो पॉलिसी या वॉर स्ट्रेटेजी है उसमें आपको सक्सेस नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन अपन लेते हैं छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान नाज़रीन का प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान। मैं सैफर खान साहब, जनाब इस वक्त सिचुएशन में मुख्तलिफ तज्जिए, मुख्तलिफ तबसरे और फिर रोजाना की आप देख रहे हैं कि कोई प्रोडिक्ट नहीं कर सक रहा ना, अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन है। सही कह रहे हैं आप, कल क्या होगा, कल क्या होगा। तो इस वक्त सिचुएशन क्या है, ये समझते हैं कि अमेरिका जिस तरह अमेरिका तहजीबों की बड़ी खूबसूरत बात कर रही थी, सारा का सबका एक पीरियड होता है, वो पीरियड होता है हर हुकूमत का, हर सल्तनत साल का, जो एक दुनिया की सुपरमेसी और लोगों के ज़हन में था कि वो नाकाबिल शिकस्त है, ये यहाँ अमेरिका घेर नहीं गया। नहीं, ये तस्वर तो बिल्कुल पामाल हो गया मेरा, बिल्कुल ये नाकाबिल। तो देखो जिस तरीके से एक सादा सी टेक्नोलॉजी, सादा नहीं उसे मैं कहूँगा,
लेकिन टेक्नोलॉजी बहरहाल ईरान और अमेरिका की टेक्नोलॉजी के मुकाबले में तो वो सादा ही कहेंगे ना कि उससे उन्होंने F-35 या उनका एक त्यारा जो 15 जो है, अमेरिका का पहला भरम देखें, ताकत का एक भरम होता है, सुपर पावर का एक भरम होता है, एक धाक होती है। जब वो लड़ पड़ता है तो लड़ने में तो फिर देखें जी आग से खेलेंगे तो आग आपको भी जला देगी दूसरे को जलाने से पहले। तो ये है कि वो भरम तो टूट गया, वो सुप्रीमेसी टूट गई। अभी आप यूएई की जब बात कर रहे थे, यूएई के जो भारत के साथ ताल्लुकात हैं वो भी तो ज़ेर गौर लाए ना। तो भारत की भी जो डिप्लोमेसी चल रही थी एंटी पाकिस्तान, वो भी इनडायरेक्टली इस्राइल की प्रॉक्सी, अब तो ये भी लोग बात करना शुरू जी कह रहे हैं लोग कि यूएई जो है उसको बनाया गया था, जो 4-5 रियासतें बनाई गई थी, जी 2 लाख बंदा है, 6-7 रियासतें हैं लेकिन वो ना होने के बराबर हैं रियासतें। इंतजामिया बन जाए, जी जी वो बंदे पूरे 80 लाख बंदा दूसरे लोगों को, जी। दूसरे मुल्कों से है। जी जी तो इस सेंस में वो तो अपने फैसले कोई कर ही नहीं सकता। जी फैसले तो यकीनन कहीं और नहीं, मैं पाकिस्तान स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ। जब पाकिस्तान से उन्होंने कहा जी हम रोल ओवर ख़त्म कर दें, आप हमारे पैसे दे दें, तो ये इंडिया की डिप्लोमेसी की एंटी पाकिस्तान फतेह है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान की शिकस्त फतेह की बात तो बाद में होगी ना, ये इंडिया ने वहाँ पे अपना रोल प्ले किया है और जो यूएई के जरिए अपना जो उन्होंने स्टेल्थी एक अरेंजमेंट करके तो पाकिस्तान से ये पैसा लेने की कोशिश है। फेलियर तो जाहिर है हमारी फॉरेन पॉलिसी का होगा। दूसरा भी जैसे ब्रिगेडियर साहब बता रहे थे, नहीं कहते हैं जितना हम इन्वॉल्व हैं, जितनी हमारी इन्वेस्टमेंट, हाँ, तो उसमें हमने क्या हासिल किया? कोई प्रोग्राम एक अहम जुबैर मीर साहब थे, उन्होंने जी। इस्तेमाल बता दिया कि वहाँ ऐसे लोग मौजूद हैं पाकिस्तान के $1 ट्रिलियन इन्वेस्टेड है, इन्वेस्टेड है। जो ये हुकूमत भी नहीं की दफा कर सकती है, अगर उन लोगों की बात सुनी जाए तो ये $2-3 बिलियन वो दे सकते हैं, वो दे सकते हैं, बिल्कुल सही है, ये सही कहा आपने। अच्छा, दूसरा ये भी आप बात कर रहे थे ना कि इस वक्त इंडिया के जो इसका दफाई जो निज़ाम का जो आप कर रहे हैं मुकाबला, तो यकीनन अब सुपर पावर का जो आपने क्वेश्चन किया, तो सुपर पावर का तो भरम उसका टूट गया। अब ये है कि जब हम बात करते हैं कि जी वहाँ उन्होंने किस माइंडसेट के साथ किया, तो मैंने आपके एक पहले भी प्रोग्राम में कहा था कि जी जब पहले भी मैंने आपको कहा था कि उनका सुपर पावर माइंडसेट यही था कि जब हम किसी मुश्किल में जाएंगे तो हम ज़्यादा पावर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब जैसे अभी बताया इन्होंने, हमारे ब्रिगेडियर साहब ने, कि वहाँ उनका आर्मी चीफ भी सैक हो गया और उस वक्त यही था कि वो बूट्स ऑन ग्राउंड की वो मुखालफत कर रहे थे। तो मेरा ख्याल है इस हवाले से उनकी पॉलिसी अब कामयाबी नजर आई। इस वक्त ईरान ने जो चैलेंज किया उनकी अथॉरिटी को, सुप्रीमेसी इन द वर्ल्ड, वो मैं समझता हूँ कि चैलेंज है। काफी आगे जाकर दूसरे सवाल आ जाएंगे ना जी। जैसे इस पर बात करना चाहें, क्योंकि जो ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि आप उसमें रशिया ने जो जदीद सिस्टम इंडिया में हमने 400 यूज किया था, हमने वहाँ 500 तक बात चली गई है। जी जी इसका मतलब ये है कि जो अमेरिका के साथ एक तो है कि ईरान बड़ी बहादुरी से लड़ रहा है, लेकिन सपोर्टिंग में बहुत एलिमेंट है जो आप कह सकते हैं कि उसमें शामिल है। कि यही सवाल है असल कि एक्चुअल अमेरिका अब अपनी ताकत को साबित करने के लिए क्या कर गुजरेगा या वाकई उसका ये डाउनफॉल है। देखें इकबाल शाहिद साहब, मैं समझता हूँ कि जंग हौसले की, जुर्रत की, बहादुरी की और नेशन की होती है। अगर मैं कंपेयर करता हूँ पर्शिया के साथ अमेरिका को, तो फिर पर्शिया की अवाम, जो ईरान की अवाम, वो अपनी हुकूमत, अपने जर्नैलों के साथ खड़ी है। जब मैं अमेरिका की तरफ देखता हूँ तो वहाँ की अवाम जो है वो ट्रम्प के साथ नहीं खड़ी हुई। देख ले, उनसे मिसकैलकुलेशन हुई है तभी उन्हें 2-3 जर्नैल, बल्कि 8-10 जर्नैल जो उन्होंने सैक कर दिए हैं। कहीं तो इशू हुआ है ना, अवाम का प्रेशर, चूंकि उनका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था ईरान के साथ जंग लड़ने का। अगर कोई ऑब्जेक्टिव था कि मिसल प्रोग्राम, मिसल, पहले तो बात यह है कि जब वो लास्ट टाइम जिनेवा में टॉक्स हो रही थी, यानी ये गालबन ये 26 फरवरी की बात है, 26 फरवरी को जब वहाँ पे टॉक्स हो रहे थे, वहाँ पे सिर्फ एक ही यक नकाती एजेंडा था कि एटॉमिक जो है ना वेपन बनाए जा रहे हैं उसको ये ख़त्म करें। तो ये मिसल वाली बात भी नहीं थी कि मिसल प्रोग्राम जो वो भी रोल बैक करें। उस वक्त तो आपके सामने उर्दून का जो वजीर खारजा था, उसने तो एक ब्रेक थ्रू आपको बताया था, फिर उसके बाद फिर ब्रेक डाउन हो गया। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि रशिया जो ईरान है उसका, उसकी अवाम खलोती है, खड़ी है, उसके साथ उसका हिम्मत, हौसला, बहादुरी, जुर्रत, वो बड़ी तनदेही से और यक
यक नेशन होकर, एक मुठ होकर वो जो है ना जंग लड़ रहे हैं। जब अमेरिका के पीछे यूरोपीय यूनियन भी खत्म हो गई, नेटो भी चली गई। देखिए बूट्स ऑन ग्राउंड वहां हो सकता है जहां आपकी बाउंड्री मिलती हो। अमेरिका कभी कामयाब नहीं हो सकता। आपके सामने 20 साल नेटो फोर्स ने बूट्स ऑन ग्राउंड किया, फिर वो ऐसी दलदल में फंस गए कि उन्होंने आपके आगे हाथ फैलाकर, झोली फैलाकर, फिर आपने 2 अटैक थ्रू उनको बाहर उस दलदल से निकाला। जी, जी। छोटा सा ब्रेक, क्योंकि इशू ऑफ द डेज और है पाकिस्तान में जो मसाइल है उसको आजकल हम टीवी पर बहुत कम डिस्कस कर रहे हैं कि जंग के बाद पाकिस्तान की मईशत और लोगों के रोजगार पर हम बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। ये सैफर मान साहब, जी जी, हुकूमत के जवाब अपनी तरफ कि पेट्रोल बाहर से महंगा मिलता है, हमें ये अखराजात हैं। $119 फी बैरल था 2008 में। हाँ जी, मुझे पता है और मैं भी है पोस्टिंग, उस वक्त 149 पर रहा है। जी जी, 50 है। अब हुकूमत जो है वो ये आप देख लें कि 108 पूरी दुनिया में 108 पर आया है। अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का बड़ी उदास तरीके से, बड़ा वैसे अक्सर ही उदास रहते हैं, परेशान थे, वो सदमे में थे, तो अपना भी छोड़ दिया। इस वक्त 380 या कम से कम 380 रुपया फिर रह गया, 80 रुपया कम करने के बाद। सही है। ये हुकूमत जो है एक कमाई का जरिया बनाया हुआ है पेट्रोल और डीजल को। 100%। क्योंकि अगर $119 पर 150 है तो 108 पर तो और कम होना चाहिए। हुकूमत 160 रुपये ले भी है। मैं टैक्स का अगर लंबी लिस्ट है मेरे पास, उसके ऊपर है सर्विस टैक्स, फलाना टैक्स। तो ये जो गवर्नमेंट है ये अवाम के लिए एक कमाई का जरिया बनाया हुआ है। नहीं देखिए, गवर्नमेंट का तो कोई कंसर्न नहीं है, मैं समझता हूँ कॉमन मैन की जिंदगी के साथ। ये बिल्कुल जवाब जो ढूंढे जा रहे हैं और जवाब पेश किए जा रहे हैं, इनको अवाम ने बिल्कुल मुस्तरद किया। और लोगों के पास अब सारा डाटा है। ये डाटा जो आपके पास है ना, ये आम एक रिक्शा चलाने वाले को उसके पास भी है, उसके पास भी है। वो लोग समझते हैं कि हमारे साथ डॉज किया जा रहा है, ज्यादती की जा रही है। लेकिन हुकूमतों के पास हर वक्त जब कोई खराबी करनी हो तो उनके पास जवाब होते हैं। स्टोरियां बड़ी बड़ी फैंसी बना के पेश कर देते हैं, वहां से हमारा पेट्रोल रुक गया, वहां से ये हो गया। जबकि गुंजाइश 18 जहाज कहते आ रहे हैं, जी, हमारा झंडा लगा के लोग गुजर रहे हैं। ईरान से मुतालबा नहीं मनवा सके अमेरिका से, हम ईरान से। आप ये देखें कि आप खुद भी एक ऑफिसर रहे हैं, हुकूमत के पास इतनी स्पेस होती है अवाम को रिलीफ देने की कि मेरा जाती ख्याल है कि ये जवाब पेश करने कि जी वो तेल का मसला था, फलां था, हुकूमत के पास हमेशा गुंजाइश मौजूद होती है फाइनेंशियल। तो जब आपका इरादा ही ना हो लोगों को फाइनेंशियली स्ट्रेंथन करने का, स्ट्रॉन्ग करने का, और उन्होंने कहा जी इनको अपने आप पे पड़ी रहने में ठीक है, हम तो अपने मजे में बैठे हुए इक़्तिदार में। तो असल में ये है कि ये यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन है। अवाम को रिलीफ देने में कामयाब है या नाकाम? नहीं, मैं नहीं समझता कामयाब किसको, किस बुनियाद पे आप कामयाब कहेंगे। ये तो मुकम्मल नाकामी है। गवर्नेंस का कोई मॉडल ही नहीं है, और इकोनॉमिक गवर्नेंस क्या कोई भी नहीं। नहीं साहब, आप बताइए कि जी जो हम सारा पंगा लेके बैठे हुए हैं, हम अमेरिका हमारे साथ है, हम पीस मिशन में भी उनके मेंबर हैं, अमेरिका हमारी तारीफ करता है, हम उनको प्राइज भी देते हैं, नोबेल इनाम के लिए रिकमेंड करते हैं। ना तो इंडिया से हमारी सुलह हो सकी, ना ईरान से हम तेल ले सकें। कितनी कामयाबी है ऐसा हुकूमत। देखें इकबाल शाहिद साहब, मैं समझता हूँ कि हमारा जो है ना फॉरेन पॉलिसी का ये फेलियर है। हमने गलत फैसले किए, आपको मानना पड़ेगा। मैं देख रहा था कि माजी में आसन इकबाल साहब ये कह रहे थे कि जी अब वो हमारे लोग पढ़े लिखे हैं, हमारे वो समझते हैं ये तरक्की होगी। सीएम साहबा की मैंने उन्होंने कहा अब तरक्की के इंशाल्लाह 5वां गेयर लगेगा। महंगाई का तो 5वां गेयर लग गया, लेकिन तरक्की तो कहीं नजर नहीं आ रही। देखें ये जो तेल की प्राइसेस इन्होंने बढ़ाई हैं, ये सौदे तो पहले के लिए गए थे। अगर आज आप एक सौदा करते हैं तो 1 से 2 महीने के अंदर अंदर आपको जो है ना वो सप्लाई होती है। तो सप्लाई चेन तो आपके पिछले सौदों की हो रही है ना। तो आपने आनन फान इतना बढ़ा दिया, इतनी बम्बारमेंट कर दी, इतनी बम्बारमेंट शायद ईरान पे, इसराइल और अमेरिका ने की, इतनी आपने अवाम ने पे कर दी है। अब डीजल आपने 520 रुपया कर दिया। अब गंदम की कटाई का मौसम आ गया, आपने किसान की गंदम अभी मेरे ख्याल 3500 रुपए में आप मन मुकर्रर की है, और आप शायद सुना कि खरीद भी नहीं रहे, उनको ओपन कर दिया। उसी बनिया उसी आड़ती के पास को भेज दिया गया। एक ये जब वो कटाई का मौसम अभी शुरू हो गया,
और जो थ्रेशर वाले हैं, जो दूसरे हैं अपना हार्वेस्टर वाले, वो भी अपनी पैसा बढ़ा देंगे, खाद बढ़ जाएगी, आगे मुंजी की फसल आएगी, डीएपी बढ़ जाएगी, और किसान की वो 3500 वाली जो है ना, वो उसको 500 रुपया भी नहीं उसे बचेगा। तो ये सारी चीजें मैं समझ इनकी फेलियर है। इस रियासत को जो है ना, इसको सैक होना चाहिए, वापस चली जाए, और आवाम को जो है ना नए सिरे इलेक्शन होने चाहिए, फ्री एंड फेयर। और मेरा ज़ाती ख्याल है कि जब गवर्नेंस के ये फेलियर बार बार होंगे तो कितने एक्सपेरिमेंट आप करेंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये आप देखें कि पहलों की भी यही एक तज्जिया है और ख़ासतौर पर रिकमेंडेशन है कि जब काम नहीं होता तो क्या ज़रूरी है कि आपने हर सूरत ही रहना है, नहीं होता तो ना सही। मैं मेरे सामने मसाल इसी वक्त आ गया कि यूके की प्राइम मिनिस्टर थी लिज ट्रस। उसने वो प्राइम मिनिस्टर बनी 2022 में। उसने वादे किए थे कि मैं ये मैं काम करूंगी जो आम आदमी को परेशानी है, आम आदमी की रिलीफ के लिए है। तो तकरीबन 1 या 2 महीने बाद उसे पता चला कि ये मैं नहीं कर सकती। उसने अलानिया कह दिया कि मैं रिज़ाइन देती हूँ, मैं फेल हो गई हूँ। सिविलाइज मुल्कों में ऐसा ही होता है, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्कों में ये है कोई ना कोई जवाब ढूंढा जाता है। आप देखें कि गरीब जो है गुर्बत से और बेरोज़गारी से नौजवान, और इस वक्त जो सिचुएशन है डीजल पेट्रोल की, उससे ज़राअत, इंडस्ट्री और इंडस्ट्री से जुड़े हुए सारे वाक़यात, तो किस तरह कामयाबी का आप दावा कर सकते हैं। अगर नहीं काम होता तो अब नए इलेक्शन करवाएं और नई हुकूमत आए जो आवाम को जवाब देगी। वो अपना ख्याल रखिए नाज़रीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।